नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान की हस्तकला। बताओ अपनी चर्चा किस पर जारी थी? राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। देखिएगा, हस्तकला सभी साथियों को राम राम। पवन गुप्ता, सुमन बेरवा, कान सिंह चौहान, दिनेश पटवारी, हेमंत यादव, ब्रिजेश, राकेश थालोड़, संतोष, रिंकू मीणा, सारे एक साथ जुड़े हुए मेरे सभी दोस्तों को एक साथ नमस्कार, राम राम। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे हस्तकला के अंतर्गत, और हस्तकला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने चर्चा की थी और कुछ बातों पर चर्चा करनी बाकी थी। जैसे हस्तकला का साधारण परिचय जो मैंने पढ़ाया वो मोटे मोटे 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हस्तकला का अर्थ होता है हाथ से निर्मित वस्तु बनाने की कला, यानी हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे दरी हो गया, नमदा हो गया, गलीचा हो गया, पोट्री हो गई, मीनाकारी हो गई, ये सारी कलाएं हस्तकला कहलाती है। हस्तकला एक उद्योग है, और उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उद्योगों में भी हस्तकला जिस प्रकार का उद्योग है उस उद्योग का नाम है लघु उद्योग। बताओ कौन सा उद्योग है? लघु उद्योग। अब लघु उद्योग अगर हस्तकला है तो लघु उद्योगों को संरक्षण कौन देता है? राज सिक्कों के द्वारा दिया जाता है। राज सिक्कों स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को जयपुर में राज सिक्कों की बताओ क्या होती है? स्थापना होती है। उसके बाद मैंने कहा कि हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला का केंद्र किसको कहते हैं? हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर को कहते हैं। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्पों के ऊपर चर्चा की, जिसमें पोट्री के ऊपर चर्चा की, मीनाकारी पर चर्चा की, पाने क्या होते हैं, पोट्री कितने प्रकार की होती है, पेपर मेसी क्या होती है, मीनाकारी क्या होती है, इन सब पर अपन चर्चा कर चुके थे। और आज एक नए हस्तशिल्प का ही नया बिंदु है जिसका प्रमुख नाम है बंदेज कला। यानी ये बंदेज कला वैसे तो वस्त्र में आती है, लेकिन राजस्थान में बंदेज कला को अगर अपन हस्तकला में पढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार बंदेज कला से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह हस्तशिल्प एक ऐसा अध्याय है जहां से हर बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है हस्तशिल्प का, चाहे वो हस्तशिल्प में बंदेज हो चाहे पोट्री हो। क्योंकि पिछले 2-3 पेपरों में या 2-3 वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि पोट्री मीनाकारी को छोड़ करके एग्जामिनर वस्त्रों की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। आप इस प्रश्न पूछे जाने की शुरुआत पशुधन सहायक के पेपर से मान सकते हो। जब से पशुधन सहायक का पेपर हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया था, अपने लास्ट बार प्रश्न पूछा गया था पोट्री का, और उसी पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था अपने वस्त्रों का। उसके बाद लगातार वस्त्र हो गए या दरियां हो गई, नमदे हो गए, गलीचे हो गए, जो भी हाथ की वस्तुएं जिसमें वस्त्र का काम होता है उनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे आप रीट में गोटा ले लो और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्त्रों का नाम ले लो, तो वस्त्रों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा बंदेज कला। क्या होती है बंदेज कला? बंदेज कला की परिभाषा क्या होती है? बंदेज कला का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। देखो, नाम है बंदेज कला। इस बंदेज कला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कपड़े को बांध करके रंगना। बताओ किसको बांध करके रंगना? कपड़े को बांध करके रंगना। कपड़े को बांध कर रंगना बताओ क्या कहलाता है? कपड़े को बांध कर रंगना बंदेज कला कहलाता है। कपड़े को बांध कर रंगना बंदेज कला कहलाता। कोई भी वस्त्र लिया, उसको बांधा, बांध करके रंग में डुबाया, बाहर निकाला और झड़का करके सुखा दिया, ऐसी कला साधारणतया अपने नॉर्मल समझने के लिए कह सकते हैं कि कपड़े को बांध करके रंगना। बताओ कौन सी कला कहलाती है? बंदेज कला। मित्रों, इस बंदेज कला के बारे में दूसरा बिंदु ध्यान रखना, ये कला मूल रूप से कहां की है? ये कला मूलते ध्यान रखना मुल्तान की है, और मुल्तान वर्तमान में बताओ कहां पर आता है? पाकिस्तान में। यानी बंदेज कला का जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, बंदेज कला का जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता मुल्तान, और मुल्तान तो बताओ वर्तमान में कहां आता है? पाकिस्तान में आता है। नंबर 3, बंदेज कला का पहला प्रमाण। अपने को बंदेज कला के बारे में पहली बार जानकारी कहां से प्राप्त होती है? बंदेज कला का
पहला प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है ग्रंथ हर्षचरित में। बताओ कौन से ग्रंथ में मिलता है भाई? ग्रंथ का नाम है हर्षचरित। और ये जो हर्षचरित ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक एक शब्द बंदेज का ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षा में सीधा प्रश्न छपता है बंदेज कला से। बंदेज कला का शाब्दिक अर्थ होता है कपड़े को बांध करके रंगना। मूलतः ये कला मुल्तान पाकिस्तान की प्रसिद्ध है। पहला प्रमाण इस कला का ग्रंथ हर्षचरित में मिलता है। ग्रंथ हर्षचरित बताओ किसके द्वारा लिखा गया था? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नंबर 3 पर अगला बिंदु बंदेज कला के बारे में ध्यान रखना। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बंदेज का कार्य करता है, बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मुझे नहीं पता, आप ही बताओगे कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, बाण भट्ट सुगन बिल्कुल सही बता रहे हो। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ये अपने को देखना है। नेक्स्ट, बंदेज कला में प्रयुक्त उपकरण। बंदेज कला में प्रयुक्त उपकरण, बंदेज कला में प्रयुक्त जो उपकरण है वो बंदेज कला में प्रयुक्त उपकरण बताओ क्या कहलाते हैं? टीपणा कहलाते हैं। ध्यान रखो, टीपणा, टीपणा या टीपना। अब ये टीपणा और टीपना शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। बंदेज कला में प्रयुक्त वस्त्रों को टीपणा कहते हैं। वैसे टीपणा क्या होता है? आपने देखा होगा जब अपन पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं या पंडित जी से कोई भी आगामी दिनों के बारे में जानकारी पूछते हैं तो पंडित जी बताओ एक पुस्तिका देखते हैं जिसको क्या कहते हैं? टीपणा। पर भाई अपन ने देखा नहीं होगा क्या कि भाई मैंने पंडित जी से टीपणा निकलवाया था कि ये तिथि ठीक है। तो पंडित जी आगामी शगुन वगैरह, आगामी तिथियों के बारे में, अच्छे दिनों के बारे में जिस पुस्तिका में ग्रह नक्षत्रों को मिला करके अपने को जानकारी देते हैं उसको भी बताओ अपन क्या कहते हैं? टीपणा कहते हैं। और बंदेज कला में प्रयुक्त उपकरणों को भी बताओ क्या कहा जाता है? टीपणा कहते हैं। और परीक्षा में अपन नकल करते हैं तो भी कहते हैं देख टीप रहा है, देख क्या कर रहा है, टीप रहा। तो वो अपने राजस्थान में बोलचाल में एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। यहां पर टीपणा का अर्थ अपने को ध्यान रखना है। बंदेज कला में प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? टीपणा कहलाते हैं। ये बंदेज कला का सर्वाधिक कार्य किस क्षेत्र में होता है? तो बंदेज कला का सर्वाधिक कार्य ध्यान रखना शेखावाटी व जयपुर में होता है। पहला विकल्प आपका जयपुर होगा और अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आपका उत्तर बताओ क्या होगा? शेखावाटी होगा। बंदेज कला का सर्वाधिक कार्य बताओ कहां पर होगा? जयपुर व शेखावाटी में होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। और अगला पूछ ले आपसे कि बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, तो आपका उत्तर जयपुर नहीं होगा। ध्यान से देख लेना, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी अगर आपसे पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा जोधपुर में। आप कहेंगे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। बंदेज का सबसे ज्यादा कार्य तो जयपुर व शेखावाटी में होता है, जबकि बंदेज की सबसे बड़ी मंडी आप गुरुजी जोधपुर बता रहे हो। हां, बंदेज से बने वस्त्रों की सर्वाधिक खरीद फरोख्त राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल कहलाने वाले जोधपुर यानी सूर्य नगरी से होती है। इस कारण बंदेज के सबसे ज्यादा वस्त्र यहीं आते हैं। तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर में। जबकि बंदेज का सबसे ज्यादा कार्य जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र में कपड़े को बांधकर रंगना बंदेज कहलाता है। यह कला मूलतः मुल्तान पाकिस्तान की प्रसिद्ध है। इस बंदेज कला की पहली बार जानकारी यानी पहला प्रमाण बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित में मिलता है। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यह तो आपने बताया ही नहीं, बताया तो मैंने कमेंट की तरफ ध्यान दिया नहीं। यह कहलाता है बंदारा या चढ़ावा। बताओ क्या कहलाता है? बंदारा या चढ़ावा। बताओ क्या कहलाता है? बंदारा या बताओ क्या कहलाता है? चढ़ावा। और प्रयुक्त उपकरणों को बताओ क्या कहते हैं? टीपना या बताओ क्या कहा जाता है? टीपना। एक बार यहां तक उतारो, फिर चलते हैं आगे।
ओके 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 सर, रंगरेज भी कहते हैं ना? बिल्कुल, रंगरेज भी कहते हैं। किशन सिंह शेखावत साहब कह रहे हैं सर एक डाउट है, प्लीज रिप्लाई। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ बूंदी में है या अजमेर में? बेटा शेखावत जी, आपका जो तोप है गर्भ गुंजन वो तारागढ़ बूंदी में है। तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में है, ध्यान रखना, तारागढ़ बूंदी में है। रंगरेज गुरुजी क्या होगा फिर प्लीज बताओ। हिम्मत जी, इसी को कहा जाता रंगरेज। लेकिन मुख्य, चलो एक नाम यहां पर और लिख लेना भाई, बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? रंगरेज कहलाता है। रंगरेज, बंदारा या चढ़ावा, तीनों एक ही नाम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही नाम आएगा वो आएगा बंदारा। तो यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर होनी चाहिए कि कपड़े को बांध कर रंगना बंदेज कला कहलाता है। यह कला मुल्तान पाकिस्तान की है। इस कला का पहला प्रमाण वगैरह ये सारी बातें आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी। अमर सिंह राजपूत है। अमर सिंह जी, अपने संत संप्रदायों के सिद्धांत है, मैं आपको इसी 1-2 दिन में लिखवा दूंगा। इसी क्लास में 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके आप निश्चिंत रहें अमर सिंह जी, आपके सिद्धांत भी आपको लिखवा दिए जाएंगे, आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। अगला बंदेज कला, यहां पर कुछ बातें अपन ने पढ़ी। अब बंदेज के लिए अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने को पढ़ने हैं। अगला बिंदु ध्यान रखना है, बारीक बंदेज का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? बारीक बंदेज का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? बारीक बंदेज का जो कार्य है वो बारीक बंदेज का कार्य मित्रों ध्यान रखना कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा सवाई माधोपुर का। अब आपके दिमाग में कई प्रकार के डाउट चल रहे होंगे। प्रश्न सीधा आ गया कि बंदेज कला का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, क्या करें? आपका उत्तर होगा जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र। फिर पूछा जाएगा बंदेज में भी बारीक बंदेज कहां की प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और बंदेज में भी शिकार अलंकरण की बंदेज कहां की प्रसिद्ध है? शिकार अलंकरण बंदेज या शिकार अलंकृत बंदेज, शिकार अलंकरण जो बंदेज है ये मित्रों ध्यान रखना बूंदी व कोटा की प्रसिद्ध है। शिकार अलंकरण की जो बंदेज है ये बताओ कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी व कोटा। बताओ बूंदी व कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, शिकार अलंकरण बंदेज बूंदी व कोटा और बारीक बंदेज सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ये कुछ साधारण सी बातें अपने को याद रखनी है। अब बंदेज के भी कई प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे लेरिया हो गया, ओढ़नी हो गया, पोमचा हो गया, वो सारे बंदेज से ही मिले जुले वस्त्र है। अब उन एक एक पर चर्चा करेंगे। ये 2 बिंदु फटाफट और उतार लो। बारीक बंदेज यानी बंदेज में भी बिल्कुल बारीक डिजाइन, और शिकार अलंकरण यानी शिकार जैसे दृश्य उस वस्त्र पर छापना, ये कहां की विशेषता? बूंदी कोटा और बारीक बंदेज हो गए सवाई माधोपुर। फटाफट से इसका उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी सोने की मीनाकारी कहां है? प्रतापगढ़ या जयपुर? बेटा आपने जयपुर की सोने की मीनाकारी मूलतः जयपुर की प्रसिद्ध है। पंकज कुमार निनामा, जयपुर। सर बिसायती क्या है? बिसायती बेटा गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसायती कहलाता है। पोट्री पूरी करवा दो। पोट्री करवा दी शिव यादव, पूरी क्लास देखी आप, पोट्री पूरी करवा दी। चारों प्रकार पोट्री के मैंने आपको बता दिए। सर कपड़े को बांधने का मतलब क्या होता? आशीष कह रहा है कपड़े को बांधने का मतलब होता है भाई कोई कपड़ा लिया, मान ले तूने अंगोछा लिया, मफलर लिया, उसको बांध करके कलर में डुबाया, सुखा दिया। एक फिक्स डाई होती है, उससे बांधा और सुखा दिया, उसको कहते हैं बंदेज। कपड़े को बांध करके रंगना। अब ये तो हो गए भाई अपने बंदेज का साधारण परिचय। भाई बंदेज क्या हो गया? बांध कर रंगना बंदेज हो गया। बंदेज का पहला प्रमाण बाणभट्ट में मिलता है, बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित में मिलता है। बंदेज का सबसे ज्यादा कार्य शेखावाटी जयपुर में होता, उस क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर है। यहीं पर आप एक बिंदु और लिख सकते हैं, बंदेज कला हेतु, साथ के साथ ही उतार लेना, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट लगा के उतार लेना। बंदेज कला हेतु तैयब खां, बताओ कौन से खां? तैयब खां। बंदेज कला हेतु तैयब खां को वर्ष 2002 में बताओ कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यह भी आप साथ के साथ ही एक लाइन और उतार लेना भाई कि बंदेज कला के लिए
कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो पद्मश्री से नवाजा गया? तो बंदेज कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति जिनका नाम था तैयब खां। तैयब खां को वर्ष 2002 में बताओ कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखना। एक लाइन और उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तैयब जी को सुगन बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सर मटकियां कहां की प्रसिद्ध है? महिपाल गारू बेटा आ रही है, मटकियां भी आ रही है। मटकियां कहां की प्रसिद्ध है? सारी बताऊंगा। मटकी, मोण, कुंज, कुंजिया, टेराकोटा, मर्द शिल्प सब आ जाएगा। धर्मपाल प्रजापति, सर्वाधिक बंदेज के वस्त्र कहां पहनते हैं बेटा? मारवाड़ में पहनते हैं सर्वाधिक बंदेज के वस्त्र। धर्मपाल मारवाड़ में। तैयब जी हाँ कहां से थे सर? तैयब खान जोधपुर के निवासी थे। बिल्कुल बिल्कुल भगवती कंवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, यहां तक उतार लिया सबने। तो ये बंदेज का साधारण परिचय हो गया। अब बंदेज कला और उनसे जुड़े हुए कुछ वस्त्रों पर मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। देखिएगा, सबसे पहला वस्त्र ध्यान से समझना। सबसे पहला वस्त्र अपन पढ़ते हैं लेहरिया। बताओ सबसे पहला वस्त्र अपन कौन सा पढ़ते हैं भाई? लेहरिया। क्या होता है लेहरिया? कब कब पहना जाता है, कब कब ओढ़ा जाता है, ये सारी बातें अपन लेहरिया के बारे में चर्चा करते हैं। लेहरिया मूलतः प्रसिद्ध कहां का है लेहरिया? तो आपका सीधा उत्तर होगा जयपुर ते चूनड़ी मंगवाई। यानी लेहरिया बताओ राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? लेहरिया राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा। नंबर 2, ये जो लेहरिया वस्त्र है, ये जो लेहरिया वस्त्र है, इसका सर्वाधिक प्रचलन, इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन कब है? इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन, इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन बताओ कौन सी तीज के दिन है? छोटी तीज के दिन इस वस्त्र को महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा पहना जाता है। छोटी तीज कब आती है? सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अपन सावनी तीज भी कहते हैं। सावनी तीज के दिन राजस्थान में महिलाएं लेहरिया वस्त्र धारण करती है एवं हिंडोत्सव मनाती है, यानी बागों में हिंडे डालती है, गीत गाती है, इस दिन व्रत भी रखती है। तो छोटी तीज के दिन इस लेहरिया वस्त्र का सर्वाधिक क्या माना जाता है प्रचलन? लेहरिया प्रसिद्ध कहां का हो गया? जयपुर का। आप कहेंगे गुरुजी ये लेहरिया होता क्या है, कैसा वस्त्र होता है? देखो, ऐसा मान लीजिए ये कोई कपड़े का एक टुकड़ा है, ये कोई एक कपड़े का टुकड़ा है। अगर इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर मैंने यूं तिरछी लाइनिंग कर दी, तो ये तिरछी लाइनिंग वाला कपड़ा बताओ साधारणतः क्या कहलाता है? लेहरिया। यानी ऐसा वस्त्र जिस पर आडी लाइनें खींची हो, तिरछी लाइनें खींची हो, ये तिरछी लाइन वाला जो वस्त्र होता है, इसी वस्त्र को अपन क्या कहते हैं? लेहरिया। लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लेकिन 3 बातें इस लेहरिया में और ध्यान रखनी है। लेहरिया में प्रश्न पूछा जाएगा सतरंगी लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा सतरंगी लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा सुजानगढ़। सतरंगी लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है राजस्थान में? आपका उत्तर होगा सुजानगढ़। सुजानगढ़ राजस्थान में कहां पर पड़ता है? चूरू में पड़ता है। सतरंगी लेहरिया सुजानगढ़ चूरू का माना जाता है। क्या होता है सतरंगी लेहरिया? ऐसा वस्त्र जिस पर ये जो तिरछी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये अगर 7 रंगों में खींची हुई है, 7 कलर में 7 रंगों में खींची हुई है, तो वो लेहरिया बताओ कौन सा लेहरिया हो जाएगा? अपने सतरंगी लेहरिया। और अगर सुजानगढ़ चूरू विकल्प में नहीं है, तो आप इसका उत्तर करके आएंगे जयपुर। आप इसका उत्तर बताओ क्या करके आएंगे? जयपुर करके आएंगे। नेक्स्ट, एक लेहरिया होता है पंचरंगी लेहरिया। बताओ कौन सा लेहरिया? पंचरंगी लेहरिया। पंचरंगी लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। पंचरंगी लेहरिया कैसा होता है? अगर ये तिरछी लाइनें आपको जो दिख रही है, ये कितने कलर में हो, कितने रंग में हो? 5 रंग में लेहरिया बताओ कौन सा कहलाएगा? पंचरंगी लेहरिया। और पंचरंगी लेहरिया राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर। ध्यान रखना, पंचरंगी लेहरिया सर्वाधिक मांगलिक लेहरिया माना जाता है।
बताओ सर्वाधिक कौन सा लहरिया माना जाता है? सर्वाधिक मांगलिक लहरिया माना जाता है। सर्वाधिक मांगलिक लहरिया कौन सा? पंचरंगी लहरिया। यानी जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर जब महिलाएं लहरिया पहनती है तो मान्यताओं के, वैसे कोई सा भी पहन सकती है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार पंचरंगी लहरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मांगलिक माना जाता है। कांस्टेबल में पूछा गया, राजस्थान पुलिस की भर्ती में पूछा गया कि राजस्थान में बताओ समुद्री रंग का लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में समुद्री रंग, भाई समुद्र जैसा रंग, हिलोले लेता रंग, समुद्री रंग का लहरिया अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, तो समुद्री रंग का जो लहरिया है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है जयपुर का। बताओ समुद्री रंग का लहरिया राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? जयपुर। और एक होता है मोती लहरिया। बताओ लहरिये का ही एक प्रकार होता है मोती लहरिया, और अगर आपसे पूछा जाए कि मोती लहरिया कहां का प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे कि मोती लहरिया बताओ राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध है। यहां तक एक बार सारी जानकारी उतारिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, डन डना डन डन। शांति कुमार सर एग्जाम तक कब तक होंगे? बेटा एग्जाम जल्द ही हो जाएंगे। सर इनकी फोटो भी दिखाओ। फोटो दिखा देना। लहरिया में क्या फोटो? ये एक वस्त्र है, इस पर तिरछी लाइनिंग वाला वस्त्र है। बताओ क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता। बताओ क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। गिरीश सोनी, लहरिया बंदेज का ही प्रकार है क्या? गिरीश जी वैसे डायरेक्टली तो लहरिया बंदेज का प्रकार नहीं है, लहरिया एक वस्त्र का प्रकार है, लेकिन जब बंदेज पढ़ रहे हैं तो बंदेज के साथ ही इस लहरिये के वस्त्र को अपन पढ़ रहे हैं। लहरिये के वस्त्र को सर छोटी तीज को नहीं है प्लीज। सर्वाधिक किस प्रकार के लहरिये का पसंद है? अरे छोटी तीज को महिलाएं सावनी तीज, जो छोटी तीज बताओ कब आती है भाई? सावन शुक्ल तृतीया, और सावन शुक्ल तृतीया के अलावा महिलाएं इस लहरिये का प्रयोग बताओ कौन से त्योहार के दिन भी कर सकती है? गणगौर। लेकिन मूल रूप से ये लहरिया किस तीज को है? छोटी तीज को सर्वाधिक प्रचलन में आता है। ओके, यहां तक डन डना डन उतार लिया। अब देखो अगला बिंदु अपन पढ़ते हैं मोटड़ा। बताओ अगला बिंदु अपन क्या पढ़ते हैं? मोटड़ा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में मोटड़ा कहां का प्रसिद्ध है तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में मोटड़ा तो गुरुजी जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा तो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। सर पीलो लहरियो कहां को प्रसिद्ध है? लहरिया जितना भी है सर कला संस्कृति को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है एग्जाम में। बिल्कुल दिया जा रहा है आजकल कला संस्कृति पर सर। पटवार के पोम सर ये तो हाँ सर तीज पर ही पहनती है मल्लिका चौधरी। हाँ तीज पर ही पहनती है, मकर संक्रांति। वैसे लहरिया जो है कई अवसरों पर पहन सकते हैं, लेकिन मुख्य जो अवसर होता है वो छोटे तीज होता है। बताओ छोटी तीज होगा भाई। ऊपर वाला कतन वाला आप कमेंट दोबारा करना, मुझे आपका कमेंट पूरा दिखाया नहीं जाता। सर पूरे सावन मास में पहना जाता लहरिया। कुंदनगिरी आधा है, कुंदनगिरी तेनिसा ये आएंगे और आएंगे, अभी हस्तशिल्प पूरा नहीं हुआ है। कुंदनगिरी तेनिसा ये सब आएंगे, सब के सब आएंगे। पोमचा क्या होता? प्रदीप गुर्जर आ रहा बेटा, पोमचा भी आ रहा है सर। मम्मी रोज ओढ़ती है, कोई बात नहीं, रोज ओढ़े तो कोई मनाही थोड़ी है लहरिये पर, लेकिन मूलतः जब मुख्य दिन होता है वो होता छोटी तीज का। अब मोटड़ा बताओ कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा क्या होता है आप तो ये बताओ गुरुजी। मोटड़ा का अर्थ होता है, ये मान लीजिए कोई वस्त्र है, ये कोई वस्त्र है, इस वस्त्र पर अगर मैंने ये तिरछी लाइनिंग कर दी, इस वस्त्र पर अगर मैंने ये तिरछी लाइनिंग कर दी तो ये वस्त्र बताओ क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। लेकिन अगर इसी लहरिये पर मैंने वापस यूं क्रॉसिंग छपाई कर दी,
बताओ, पहले अगर जब तक सीधी लाइन थी तब तक तो वो लेरिया था, और अब इस लेरिए पर मैंने यूं वापस तिरछी लाइनों को काटते हुए तिरछी लाइनें खींच दी, यानी इस कपड़े के ऊपर मैंने क्रॉसिंग छपाई कर दी। तो ये क्रॉसिंग छपाई वाला वस्त्र बताओ क्या कहलाता है? मोटड़ा कहलाता है। यानी सीधा वस्त्र जिस पर तिरछी लाइनिंग है वो तो लेरिया, लेरिए के ऊपर वापस क्रॉस छपाई कर दी, तो इस प्रकार का जो वस्त्र बन जाएगा वो वस्त्र बताओ क्या कहलाएगा? मोटड़ा कहलाएगा। अब नंबर 3 पर परीक्षा में आरएस प्री में प्रश्न पूछा गया मोटड़ा है, तो ध्यान रखना मोटड़ा क्या है। एक मोटड़ा ओढ़नी का प्रकार भी है और एक मोटड़ा पगड़ी का प्रकार भी है। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, कपड़े पर यानी लेरिया, तिरछी लाइनें लेरिया, लेरिए पर क्रॉसिंग छपाई मोटड़ा कहलाती है। मोटड़ा ओढ़नी का एक प्रकार भी होता है, मोटड़ा ओढ़नी का प्रकार होता है। महिलाओं द्वारा मोटड़े की ओढ़नी भी ओढ़ी जाती है। और नेक्स्ट, विवाह के दिन बांधी गई पगड़ी, विवाह के दिन बांधी गई पगड़ी या सापा, बांधी गई पगड़ी या सापा। राजस्थान के कई भागों में इसे पगड़ी बोलते हैं तो कई भागों में इसे सापा बोलते हैं। बांधी गई पगड़ी या सापा मोटड़ा कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? मोटड़ा कहलाता है। लेकिन गजब की बात यह है कि जब आरएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया मोटड़ा है, तब ओढ़नी एवं पगड़ी दोनों विकल्प में थे, और अगर ओढ़नी और पगड़ी दोनों विकल्प में आए तो आप पहली बार किसको सही करेंगे? ओढ़नी का प्रकार। अगर ओढ़नी विकल्प में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तब आप जाएंगे कि विवाह के दिन बांधी गई पगड़ी को मोटड़ा कहते हैं। अगर मोटड़ा ओढ़नी और पगड़ी दोनों विकल्प में है तो आपका उत्तर क्या होगा? ओढ़नी होगा। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो ये हो गया भाई अपना प्रमुख रूप से मोटड़ा का वस्त्र, जो राजस्थान में बताओ कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? जोधपुर की। सर हमें बिजोलिया की तरफ से, बिजोलिया में डिब्बा वाला लोरिया बोलते हैं। बिल्कुल, क्षेत्र विशेष में कमेंट पढ़ने में थोड़ा कम समय दिया करो। ओके ओके ओके, डन डना डंडन, सर पोतिया भी बोलते हैं, कोई बात नहीं राकेश खोजा। ये हो गया मोटड़ा। मोटड़ा बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में प्रसिद्ध हो गया। अब मोटड़ा के अलावा कुछ छोटे छोटे वस्त्र और बच जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि धान का क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि धान का क्या है, धान का कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में धान का बताओ कहां का प्रसिद्ध है? धान का, बूंदी का। धान का क्या होता है गुरुजी? धान का अर्थ होता, देखो ध्यान से समझना, ये मान लीजिए कोई वस्त्र है, इस वस्त्र पर मैंने अगर यूं चौकोर आकृति में, बताओ किस आकृति में? चौकोर आकृति में, या यूं कह सकता हूं कि ये जो चौकोर बूंदे हैं, इन चौकोर बूंदों से तिरछी लाइन वाला वस्त्र अगर मैंने बनाया है, तो इस प्रकार का जो वस्त्र जिसमें चौकोर बूंदे तिरछी लाइनें के रूप में खींची हुई है, कोई ऐसा वस्त्र है, ये मान लीजिए कोई वस्त्र है और इस वस्त्र के ऊपर मैंने तिरछी लाइनिंग कर दी, लेकिन ये लाइनिंग किसके रूप में है? सीधी लाइनों के रूप में नहीं होकर के बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों के रूप में या चौकोर आकृति में है। तो ऐसा जो वस्त्र होता है वो बूंदी क्षेत्र में पहना जाता है। यह भी ओढ़नी का एक प्रकार है। धान का भी बताओ किसका प्रकार है भाई? ओढ़नी का प्रकार, जिसमें बीच में बड़ी बड़ी क्या बनी होती है? चौकोर आकृति की आकृतियां बनी होती है, चौकोर बूंदे होती है। इसको क्या कहा जाता है? धान का। धान का राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? बूंदी का। ठीक है। धान का के पश्चात एक होता है लालर। लालर ध्यान रखना क्या होता है? काले रंग की ओढ़नी।
लालर होता है विधवा महिलाओं की ओढ़नी। बताओ कौन सी महिलाओं की ओढ़नी? विधवा महिलाओं की जो ओढ़नी होती है, विधवा महिलाओं की ओढ़नी, उसको क्या कहते हैं? लालर कहा जाता है, ध्यान रखना। और हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में इसे चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, इसे चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, ध्यान रखना। पूरे राजस्थान में नहीं कहते, चीड़ का पोमचा कहते हैं राजस्थान में। बाकी राजस्थान में चीड़ का पोमचा एक साधारण वस्त्र होता है, लेकिन हाड़ौती का जो क्षेत्र होता है उसमें जो लालर होता है, लालर का अर्थ होता है विधवा महिलाओं की ओढ़नी, उसको अपन कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र में से चीड़ का पोमचा, और विधवा महिलाओं की ओढ़नी को लालर कहा जाता है। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। सर धानका जाति भी बिल्कुल है। ओढ़नी ओढ़ूं तो विधवाओं की ओढ़नी लालर, बिल्कुल विधवाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर कहलाती है। हाँ, धान का एक कास्ट भी होती है, बिल्कुल होती है, धान का एक कास्ट भी होते हैं। ओके डन डना डंडन, लिख लिया भुवनेश जी कह रहे हैं, लिख लिया। ओके डन डना डन। सर आपकी नोट्स भी मिलते हैं क्या? उत्कर्ष ऐप पर आपको सारी क्लासेज सारी क्लासेज मिल जाएगी। नोट्स का क्या करना है, सारी क्लासेज आपको मिल रही, आराम से देखो, उसकी पीडीएफ पढ़ो, आराम से मजे के साथ में पढ़ते रहो। अब देखो, एक होता है पोमचा, ध्यान से समझना भाई, एक होता है पोमचा और एक होता है पीड़ा। बताओ दोनों में क्या अंतर होता है? पोमचा व पीड़ा, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों ही वस्त्र होते हैं। पोमचा ये भी प्राय पीले रंग का होता है, पोमचा भी प्राय किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। जयमिला वर्मा, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल ओके 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 ओके। पोमचा के अंदर ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार। शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार। बताओ, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार यह कहलाता है पोमचा। आप शेखावाटी क्षेत्र में जाएंगे तो अधिकांश महिलाओं की जो ओढ़नी होती है वो प्राय पीले रंग की होती है, और पीले रंग की जो ओढ़नी होती है उसको बताओ अपन क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं, ध्यान रखना। पीड़ो लायो पोमचो, गीत सुना होगा आपने, पीड़ो लायो पोमचो। लेकिन पीड़ा क्या होता है, यह एक अलग ही कथा है। पीड़ा विशेष अवसर पर ओढ़ा जाने वाली ओढ़नी या पहनी गई वेशभूषा होती है। विशेष अवसर की वेशभूषा को पीड़ा कहते हैं। आप कहेंगे ये विशेष अवसर कौन सा होता है? मित्रों, राजस्थानी संस्कृति में महिला को संतान प्राप्ति के लगभग 21 दिन पश्चात महिला द्वारा गांव के पवित्र सरोवर अथवा जलाशय पर जाकर के एक पूजा का कार्यक्रम किया जाता है, जिसे अपन राजस्थानी भाषा में कहते हैं जलवा पूजन, अथवा इसी को अपन कहते हैं कुआ पूजन। ध्यान रखना, राजस्थानी रीति रिवाजों एवं संस्कृति के अनुसार राजस्थान में महिला को संतान प्राप्ति के लगभग 21 दिन पश्चात महिला द्वारा अपने गांव के पवित्र जलाशय अथवा सरोवर पर जाकर के पूजा अर्चना करना जलवा पूजन अथवा बताओ क्या कहलाता है? कुआ पूजन कहलाता है। अब जिस दिन महिला जलवा पूजन या कुआ पूजन कर रही होती है, उस दिन महिला के द्वारा जो वेशभूषा पहनी जाती है, उस वेशभूषा को बताओ क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में पीड़ा कहा जाता है, जिसे अपन लिखते समय पीला लिख देते, लेकिन शुद्ध शब्द होता है पीड़ा। अब इस पीड़े का रंग ध्यान रखना, पीड़ा नहीं होता। हां, अपन पीला रंग ओढ़ सकते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर महिलाएं पीला रंग ओढ़ती है, पीले रंग की वेशभूषा पहनती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पीले का रंग कैसा होता है, तो आपका उत्तर होगा केसरिया।
अगर केसरिया विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर होगा गुलाबी। ध्यान रखना, राजस्थानी संस्कृति में महिला को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होने पर महिला द्वारा केसरिया रंग का पीड़ा पहना जाता, जबकि संतान के रूप में पुत्री प्राप्त होने पर गुलाबी रंग की ओढ़नी या गुलाबी रंग का जो वस्त्र पहना जाता है उसको बताओ क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। यानी पुत्री प्राप्त होने पर तो पीले का रंग गुलाबी होगा, पुत्र प्राप्त होने पर केसरिया होगा। पीला वस्त्र का प्रचलन विशेष अवसर पर, यह विशेष अवसर जलवा पूजन होता है, जो कि संतान प्राप्ति के लगभग 18 दिन भी हो सकते हैं, लगभग राजस्थानी संस्कृति में 21 दिन के पश्चात ही होता है। तो जलवा पूजन के दिन जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। 3 लाइनें में लिखवा रहा हूं, आप साथ के साथ उतार लीजिएगा कि पीला किसे कहा जाता है। तो इधर लिख रहा हूं मैं भाई पीला। जलवा पूजन, जलवा पूजन, जलवा पूजन, जलवा पूजन अथवा कुआ पूजन, जलवा पूजन अथवा कुआ पूजन के दिन, कुआ पूजन के दिन महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा। जलवा पूजन या कुआ पूजन तो कब होता है? संतान प्राप्ति के, यहां पर नीचे नोट लगा करके लिख रहा हूं, संतान प्राप्ति के लगभग 21 दिन पश्चात, संतान प्राप्ति के लगभग 21 दिन पश्चात, 21 दिन पश्चात ये पूजन होता है, ये पूजन होता है। नेक्स्ट, पुत्र प्राप्ति पर, पुत्र प्राप्ति पर पीला का रंग, पीला का रंग केसरिया, केसरिया एवं पुत्री प्राप्ति पर, एवं पुत्री प्राप्ति पर इसका रंग, इसका रंग गुलाबी होता है। इसका रंग बताओ क्या होता है? गुलाबी होता है। फटाफट से उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे पन्नू ओझा, चीड़ का पोमचा भी बताए तो था। विपिन, पीला कहां का प्रसिद्ध है? बेटा, पीला के लिए वैसे कोई फिक्स स्थान नहीं है। पीला के लिए क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रश्न है। पीला के लिए कोई फिक्स स्थान नहीं है। पीला है भाई, ये पीला, अड़ा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, पीला। विपिन, पीला कहां का? लिख लिया, लिख लिया, फटाफट से लिखो भाई, फटाफट से। ओके आयुष, धन्यवाद। सर जी, लाल ब्लैक होती है या व्हाइट? दिनेश, प्राय ब्लैक होती है। प्राय क्या होती है? ब्लैक होती है। पोमचा शेखावाटी क्षेत्र का है। पीला आप कहें तो बता सकते हैं जयपुर शेखावाटी, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। क्षेत्र विशेष में पीले अलग अलग प्रचलन में आते हैं। ओके, डन डना डंडन। ये हो गया पोमचा और पीला, सबने छाप लिया। अब इसी से मिलता जुलता एक वस्त्र में और बता देता हूं, गोटा। गोटा क्या होता है भाई? गोटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को लेनी है। पाव रजाई, सर पीला तो जयपुर, सर पोमचा तो जयपुर का प्रसिद्ध है, आप शेखावाटी बता रहे हो। अरे भाई इधर देख, इधर देख क्या लिखा हुआ है? पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार। किसने कहा कि पोमचा जयपुर का? अरे जयपुर में भी प्रसिद्ध है, शेखावाटी में भी प्रसिद्ध है। इस वस्त्र का सबसे ज्यादा प्रचलन शेखावाटी क्षेत्र में होता है, शेखावाटी क्षेत्र में होता है। एक जना कह रहा बीएसटीसी की वैकेंसी आ गई। अरे बीएसटीसी की वैकेंसी
वैकेंसी नहीं आई है। बीएसटीसी का रिटर्न होगा, जिसमें पास होगी उसको बीएसटीसी की कॉलेज अलाउट होगी। वैकेंसी का अर्थ होता है आपको नौकरी के लिए जो भर्ती होती है उसको क्या कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। पाव वजन की रजाई कहां की प्रसिद्ध है, पाव वजन की रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ो भाई आगे बढ़ते हैं अगले वस्त्र की तरफ। अगला वस्त्र है अपना गोटा। गोटा कहां का प्रसिद्ध है, तो पहला उत्तर है खंडेला। बताओ पहला उत्तर आएगा खंडेला, खंडेला पड़ता है सीकर में। और दूसरा उत्तर आएगा बिनाई, बिनाई पड़ता है अजमेर में। दूसरा उत्तर आएगा आपका बिनाई, बिनाई बताओ कहां पर पड़ता है, अजमेर में। अगर बिनाई विकल्प में नहीं है तो तीसरा अपना जयपुर तैयार है। भाई सबसे पहला अपना आएगा खंडेला सीकर, खंडेला सीकर ऑप्शन में नहीं है तो बिनाई, बिनाई है अजमेर में। दोनों ही विकल्प में नहीं है तो उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। सर आपकी बात सही है कि पहुंचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रचलन शेखावाटी का ही होता है। बिल्कुल शेखावाटी का ही होता है। गोटा में अगला बिंदु, गोटा खंडेला सीकर का। अब यह बात है कि गोटा होता क्या, सबसे पहले तो यह बताओ भाई। आपने देखा होगा राजस्थान में मान लो ये कोई एक ओढ़नी है, इस ओढ़नी को और अच्छा दिखाने के लिए महिलाओं द्वारा ओढ़नी के किनारे पर आपने देखा होगा पीले रंग की चारों तरफ बताओ क्या की जाती है, फीत लगाई जाती है या पीले रंग का वस्त्र लगाया जाता है। ओढ़नी के चारों तरफ लगाया जाता है, कभी कभार ओढ़नी के बीच में भी लगा दिया जाता है बड़ी बड़ी तारों की आकृति का। तो गोटा खुद एक वस्त्र होता है जो मुख्यतः पीले रंग का होता है, सफेद का भी हो सकता है, सोने कलर का भी हो सकता है, अलग अलग कलरों में हो सकता है, लेकिन जो मुख्य गोटा होता है वो पीला होता है। महिलाओं द्वारा अपनी ओढ़नियों के किनारे पर, बीच में, यानी वस्त्रों को आकर्षक दिखाने के लिए इस गोटे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो खंडेला का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गोटे के बारे में अगला बिंदु, गोटा बनाने वाला व्यक्ति। गोटा बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो गोटा बनाने वाला व्यक्ति मित्रों लीलगर कहलाता है। लीलगर विकल्प में नहीं है तो गोटा बनाने वाला नीलगर कहलाता है। वैसे लीलगर या नीलगर बंदेज का कार्य करने वाला भी कहलाता है। आपने गीत सुना होगा राजस्थान में, हमारे चुन्नड़ रंग भाई और रंग दे रे नीलगर और रंग दे, आपने गीत सुना होगा। मारा जेठ जिल मुंगायो पीड़ो पोमचो, मारी सासू जी के दाई कोनी आयो रे, नीलगर और रंग दे, लीलगर और रंग दे। तो नीलगर का अर्थ क्या होता है, वैसे तो ओढ़नियों को रंगने वाला व्यक्ति रंगरेज और नीलगर कहलाता है, लेकिन राजस्थान में गोटा बनाने वाले व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है, लीलगर या नीलगर कहा जाता है। नंबर 3 पर गोटा बेचने का कार्य करने वाला व्यक्ति, गोटा बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गोटा बेचने वाला व्यक्ति दोस्तों बिसायती कहलाता है। बताओ गोटा बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसायती कहलाता है। इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो गोटा कई प्रकार का होता है। गोटे के प्रकार कौन कौन से होते हैं, गोटे के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब यहीं से पिछली रीट में एसएसटी में प्रश्न आ गया था। गोटे का प्रकार होता है लपा लपी। बताओ गोटे का प्रकार क्या होता है, लपा लपी। यही प्रश्न था पिछले रीट एसएसटी में, प्रश्न पूछा गया था लपा लपी है। अधिकांश लोगों ने सोचा रे लपा लपी तो लापसी है, लापसी में घी डाल रखा है और लापसी लपा लप हो रखी है। ध्यान रखना ये लापसी लपा लप नहीं है, लपा लपी गोटे का प्रकार है। लपा का अर्थ होता है चौड़ा गोटा, लपा का अर्थ होता है चौड़ा गोटा, लपी का अर्थ होता है पतला गोटा। लपी का अर्थ बताओ कैसा होता है, पतला गोटा। लपा लपी हो गया, इसके अलावा किरण हो गया, किरण के अलावा मुकेश हो गया, मुकेश के अलावा गोकरू हो गया, गोकरू के अलावा बांकड़ी हो गया, बांकड़ी के अलावा बिजिया हो गया, बांकड़ी के अलावा बताओ क्या हो गया, बिजिया हो गया, बिजिया के अलावा चंपा कली हो गया,
चंपाकली के अलावा लेहर हो गया, ये लेहर गोटा, इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। ये लेहर गोटा राजस्थान में बताओ कहां का प्रसिद्ध है भाई? ये लेहर गोटा राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। तो गोटा बनाने वाला व्यक्ति लीलगर नीलगर, बेचने वाला व्यक्ति बिसायती, लप्पा लप्पी, किरण मुकेश, गोखरू, बांकड़ी, बिजिया, चंपाकली, लेहर, ये सारे के सारे किसके प्रकार होते हैं? गोटे के प्रकार होते हैं। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। गोटा रखने वाला अड़वा पुनित लग रहा है, ऑफलाइन विद्यार्थी है। रखने वाला अड़वा, सर ये तो खरपतवार है। क्या है खरपतवार बेटा? लेहर है क्या लास्ट में? हाँ बिल्कुल, लेहर गोटे का प्रकार है। ये मुख्यतः गुलाल से बनने वाला गोटा होता है। फटाफट से उतारो भाई गोटे को। उतार लिया गुरुजी, उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डन डना डन डन। सर जी पोती क्या होती बेटा? पोती मैं समझा नहीं, तो किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हो? पोती जैसे पोती खाना हो गया जयपुर में, कागरों के है सर। चंपाकली आभूषण भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? आर्ट एंड कल्चर की क्लास अलग से लगाओ, और अलग से तो चल रही है आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की अलग से चल रही है, आर्ट एंड कल्चर की अलग से पहन रही है। कागरो के है सर। कागरो गोटे को कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में कागरो किसको कहा जाता है? गोटे को कहा जाता है। गोटे को ही कांगरा कहते हैं क्या? बिल्कुल, गोटा ही, इसी को क्या कहा जाता है? कागरो या कांगरा कहा जाता है। ओके, ये हो गया गोटा। लेकिन इस गोटे में भी दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें क्या ध्यान रखनी है? लप्पा गोटा कहां लगाया जाता है? लप्पी गोटा कहां लगाया जाता है? चंपाकली गोटा कहां लगाया जाता है? और एक ध्यान रखना, लेहर गोटा कहां लगाया जाता है? इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। लप्पा का अर्थ क्या होता है? चौड़ा गोटा। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा। बाकी गोखरू, बिजिया, चंपाकली, उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। लगाने को लगाते हैं, लेकिन उनसे प्रश्न पूछे जाने की इतनी संभावना नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, चार का लप्पा का अर्थ होता है चौड़ा गोटा। ये वस्त्र की जमीन पर लगाया जाता, चौड़ा गोटा। चौड़ा गोटा इसका अर्थ होता है वस्त्रों की जमीन पर लगाया जाता है। वस्त्रों की जमीन पर। आप कहेंगे गुरुजी वस्त्रों की कौन सी जमीन होती है? वस्त्रों की जमीन पर कैसे लगाया जाता है? जमीन का अर्थ होता है, अपन जब वस्त्र पहनते हैं, मान लीजिए महिलाएं, राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा होती है कुर्ती, कांचली और लहंगा। अब लहंगे का जो भाग होता है, नीचे का भाग जो जमीन को स्पर्श करता है, उस लहंगे के भाग को अपन कहते हैं घूम। बताओ क्या कहते हैं? घूम। यानी महिलाओं द्वारा लहंगे का नीचे का भाग जो जमीन को छू रहा होता है, उस भाग को कहते हैं घूम। और उस घूम पर लगाया जाने वाला जो पीला वस्त्र होता है, उसको बताओ क्या कहते हैं? गोटा कहते हैं। और गोटा भी कौन सा गोटा कहलाता है? लप्पा। लप्पी का अर्थ होता है पतला गोटा। लप्पी का अर्थ होता है पतला गोटा। ये ओढ़नी के किनारे पर लगाया जाता है। बताओ, ओढ़नी के किनारे पर लगाया जाने वाला गोटा। महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसके किनारे पर पतला गोटा लगाते हैं, जिसे लप्पी। और लहंगे का वे भाग जो नीचे जमीन को स्पर्श कर रहा होता है, उस नीचे भाग में गोटे की जो चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, उसको बताओ अपन क्या कहते हैं? लप्पा कहते हैं। चंपाकली, बेलनुमा आकृति का गोटा। बेलनुमा आकृति का गोटा। बेलनुमा आकृति का गोटा। ये बताओ, बेलनुमा का अर्थ होता है गोटे विभिन्न प्रकार की बेलों का बना होता है। ये भी प्राय वस्त्रों के किनारे या बीच में भी लगा सकते हो। जो बेलनुमा गोटा होता है, उसको कहा जाता है चंपाकली। और लेहर, इसका निर्माण गुलाल से किया जाता।
इसका निर्माण बताओ किससे किया जाता है? इसका निर्माण गुलाल से किया जाता है। इसका निर्माण गुलाल से किया जाता है। इसका निर्माण गुलाल से किया जाता है और यह मूलतः जयपुर का प्रसिद्ध है। सवाई जयसिंह के काल में इस गोटे का निर्माण प्रारंभ हुआ था। गुलाब से गोटा बनाने की क्रिया को लहर गोटा कहा जाता है। सवाई जयसिंह के काल में हुआ था। ये कुछ गोटे के प्रकार है। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। किशन सिंह जी कह रहे हैं धर्मपत्नी से पूछेंगे। ओके ओके, पूछ लेना बेटा किशन सिंह जी, और ज्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। शेखावत जी, किशन सिंह जी। सर लप्पा लप्पी हमने तो लाभ से कुछ समझ लिया था, नहीं समझना है। फटाफट से उतार लो भाई यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। राजेश कह रहा पूरा बताओ गुरुजी। पूरा बता दिया बेटा, और क्या बताएं? ओके ओके, डन डना डन डन, यहां तक सबने उतार लिया तो ये हो गया भाई अपना गोटा। गोटे में किसी को कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और भी गोटे के बारे में हजारों बातें, इसको ऐसे रखा जाता है वैसे, लेकिन काम की बातें हैं वो सारी आपके साथ में साझा की जा रही है। खंडेला सिक्कर, बिनाय, अजमेर, जयपुर। बनाने वाला व्यक्ति लीलगर नीलगर, बेचने वाला व्यक्ति बिसायती। गोटे के प्रकार हो गए लपा लपी, किरण, मुकेश, गोकरू, बांकड़ी, बिजिया, चंपाकली। और ये कुछ विशेष गोटे हो गए जो अपने को ध्यान रखने हैं। ये तो हो गया अपना वस्त्र उद्योग। बताओ कौन सा उद्योग? प्रमुख वस्त्र। हालांकि जब वेशभूषा पढ़ते हैं तब अंगरखी वगैरह, गुगी वगैरह उस पर अलग से आएंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण वस्त्र थे जो अपने को पता होने चाहिए। नीचे नोट लगा करके वस्त्रों में मैं 2 बिंदु लिख रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जोधपुर के बंद गले के कोट को, जोधपुर के बंद गले के कोट को, जोधपुर के बंद गले के कोट को, बंद गले के कोट को, बंद गले के कोट को राष्ट्रीय पोशाक, बंद गले के कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा। बताओ कौन सी पोशाक का दर्जा? राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा। और एक बिंदु और ध्यान रख लेना यहीं पर, यह क्या याद रखना है? जोधपुर का प्रसिद्ध मोटड़ा, जोधपुर का प्रसिद्ध मोटड़ा, जोधपुर का प्रसिद्ध मोटड़ा 2011 में गिनीज बुक में दर्ज। बताओ कौन सी बुक में दर्ज हो गया भाई? गिनीज बुक में दर्ज हो गया जोधपुर का प्रसिद्ध मोटड़ा, यानी इसको सबसे उत्तम मोटड़ा माना गया है। इस जोधपुर के मोटड़े को 2011 में बताओ कौन सी बुक में दर्ज कर दिया गया? गिनीज बुक में क्या कर दिया गया है? दर्ज कर दिया गया है। और वस्त्रों की बात चल रही है तो मैं बता दूं, राजस्थान में वस्त्र नगरी, राजस्थान में वस्त्रों का सर्वाधिक कार्य, वस्त्रों का सर्वाधिक कार्य बताओ कौन से जिले में होता है? या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? आप फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिए और ये 2 बिंदु भी नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान में वस्त्र नगरी या वस्त्रों का सर्वाधिक कार्य कहां होता है। फटाफट से उत्तर कीजिएगा। मोटड़ा क्या है? मोटड़ा बता तो दिया बेटा, मोटड़ा क्या है बता तो दिया। मोटड़ा सीमा विश्नोई जी मोटड़ा बता दिया है। साड़ी भी, साड़ी अलग आएगी, अभी अपन पढ़ेंगे। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। लूंगड़ा भी बताओ,
लूंगड़ा बेटा हिम्मत यादव भील महिलाओं का प्रमुख वस्त्र होता है, वो आगे देखेंगे अपन भीलवाड़ा। ध्यान रखना, राजस्थान में जो वस्त्र नगरी होती है वो राजस्थान में वस्त्र या वस्त्रों का जो सर्वाधिक कार्य या वस्त्र नगरी, जो यहां पर लिख सकता हूं, राजस्थान में जो वस्त्र नगरी होती है, राजस्थान में वस्त्र नगरी बताओ कहां की प्रसिद्ध है? वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ये था भाई आज का अपना प्रमुख हस्तशिल्प, जिसमें अपन ने बंदेज कला, बंदेज के साथ लेरिया, पीड़ा, पोमचा, गोटा इत्यादि वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से याद भी कर लेंगे। अगली क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख थेवा कला, मतेरना कला, उस्ता कला, फड़ चित्रण कला, इन पर चर्चा करेंगे और फिर आगामी क्लास में तेनिसा, कुंदनगिरी, दमिशक, ये सारी जो कलाएं और बच जाती है उन पर चर्चा करेंगे। यहां तक की दी गई जानकारी आप सबको अच्छे से क्लियर है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।